वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नाजिम आबाद नंबर 2 में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मुजाहिरीन का बिजली और पानी की फराहमी का मुतालबा सामने आ रहा है। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच चुकी है। जब तक बिजली बहाल नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन ने वाज़ेह कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने अरकान शादी हॉल्स पर टैक्स आयद किए जाने पर कड़ी तनकीद की है। फंक्शन लीग की सारा बानो ने कहा है कि हुकूमत ने गरीबों की ज़िंदगी में आने वाली वाहिद खुशी भी मुश्किल कर दी है। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा है कि शादी को आसान बनाया जाए। जिन लोगों ने हमें इस ऐवान में पहुँचाया, हुकूमत उन्हीं का गला दबा रही है। शादी को आसान बनाना चाहिए ताकि बेहयाई और फहाशी का खात्मा हो। जनाब स्पीकर, आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं, सुन्नत पर टैक्स लगा रहे हैं। जिन लोगों की वजह से आप इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों की वजह से मैं इस कुर्सी पर जनाब स्पीकर बैठा हूं और यहाँ इस इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, आज आप भी और मैं भी और सरदार साहब भी उन गरीबों का गला हम दबा रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो शादी ब्याह की तकरीबात के ऊपर जो और उसके ऊपर टैक्स लगे हैं, वो सिर्फ बताने में 10% है। 10% शादी हॉल का, 10% खाने का और टोटल बिल के ऊपर जो GST होगा उसका। तो जैसे कि उन्होंने बोला है कि कराची में तो इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं कि वो शायद वहाँ पर कोई फोत भी हो जाता है तो वो बेचारे मतलब घर में तो नहीं वो सारा कुछ होता। ये शादी या कुछ तकरीबात, ये छोटी सी तो खुशी को ज़िंदगी में एक दफ़ा आई, उसको भी उन्होंने इतना मुश्किल बना दिया। आज पाकिस्तान की पूरी रियासत मुकम्मल तौर पर सियासी, नजरियाती और माशी इंतशार का शिकार है। हकीकत यही है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को अब नहीं मालूम कि रियासत पाकिस्तान को अब यहां से आगे कैसे लेकर जाना है। कुछ सियासी जमातों का मुतालबा है कि शायद इलेक्शन करा दिए जाएं तो इससे मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं अपना इख्तिदार ताकि उसको टूल दे सके। कुछ फौज को तलब कर रहे हैं कि शायद फौज इन मसाइल का हल निकाल सके। हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आ चुकी है। किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। मुकम्मल फिक्री, सियासी, नजरियाती, माशी अनारकी और इसमें फिर अस्करी दहशतगर्दी इस हद तक सर उठा चुकी है कि रियासत के बारे में इतने शुकूक और शुबहात उठाए जा रहे हैं कि खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग, अब नापाक और पलीत लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। शब्बर जैदी का वो इंटरव्यू भी आपने पिछले दिनों सुना जिसमें कहता है कि यमन की तरह या जर्मनी की तरह पाकिस्तान को भी नॉर्थ पाकिस्तान और साउथ पाकिस्तान में तोड़ दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुर्रत कैसे होती है इन लोगों को अपनी नापाक ज़बानों से ऐसे कुफ्र के कलमे अदा करने की। वो इसीलिए कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त यतीम है, कोई इसके ऊपर सरबराह है ही नहीं जो फैसले कर सके। जो मुल्क का वजीर आजम है वो दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगता है बादशाहों के सामने खड़े होकर उकुल खुबुस लाजिम मौजूद। अस्तगफिरुल्लाह, इसकी क्या रियासत की इज्जत रहेगी। बिलावल पूरी दुनिया में अपने आप को अगला वजीर आजम बनाने के लिए एक प्राइवेट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। हर जगह जाके लॉबिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको सपोर्ट किया जाए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में वो मुल्क का वजीर आजम बन सके। और पूरी रियासत पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि वो क्या फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाया जाए, हर पाकिस्तानी फिक्रमंद और परेशान है। जैसे कहा कि सबसे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन नजरियाती है, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। किसी को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। जब मसले को आप डायग्नोस ही नहीं कर सकेंगे तो सोल्यूशन कैसे देंगे। पाकिस्तान के बारे में दो बातें बहुत अच्छी तरह याद रखिए। एक दफा ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक जुर्रतमंदाना कदम उठा सकते हैं। मर्द आजाद की तरह वो कर सकते हैं जो आपको करने की जरूरत है। आप गुलामों की तरह कागजों के पाबंद नहीं रहते। पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी नहीं है। इन दोनों का फर्क बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है। एक डेमोक्रेसी में जो पार्लियामान फैसले करे अक्सरियत उसकी वही कानून बन जाता है। मसलन अगर बरतानिया की पार्लियामान या अमेरिका की पार्लियामान ये फैसला करती है कि LGBT को और जायज करार दे दिया जाए तो पूरे मुल्क में वो कानून बन जाता है, जैसे बन गया पूरी दुनिया में।
पाकिस्तान की पार्लियामान ये कानून साजी नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर सुप्रीम लॉ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रिपब्लिक में आइडियोलॉजी सुप्रीम होती है, डेमोक्रेसी में अक्सरियत की राय सुप्रीम होती है। दोनों का फर्क बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक रिपब्लिक है, और रिपब्लिक का मतलब यह है कि पाकिस्तान के आइन की पहली लाइन लिखी हुई है कि मुल्क में कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। सो पाकिस्तान की पूरी पार्लियामान और सेनेट मिलकर भी कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते, जमहूरियत और अक्सरियत के बावजूद कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। यह नुक्ता जहन में रखिएगा। और दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान का आइन है वो 8-10 वकीलों का लिखा हुआ, वो कोई मुकद्दस किताब नहीं है। उसके लिए हमने 50 लाख शोहदा की कुर्बानी नहीं दी थी। हमने बर्र-ए-आज़म तोड़कर एक नया मुल्क 73 के आइन के लिए नहीं बनाया था। और आइन को जब से ये बना है 73 के वक्त से जो हमारा ये एक पोसीदा कागज चल रहा है, उसको तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों ने अपने मकसद के लिए उसको इतना मस्ख कर दिया है कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश रह गया है। और जाहिर है कि जब एक आइन कुछ वकीलों का लिखा गया है तो उसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कयामत तक मौजूद नहीं है। इसीलिए जो जिंदा कौमें होती हैं वो आइन लिखती ही नहीं। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं ना यार। क्या बरतानिया में लिखा हुआ आइन है? नहीं, बरतानिया में लिखा हुआ आइन नहीं है। वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि हम वक्त के मुताबिक वक्त की जरूरियात को सामने रखते हुए फैसले करेंगे और यही हमारा कानून और यही हमारा आइन है। यही बात तो हमें कुरान और सुन्नत बताती है। इसी बात को इज्तिहाद कहा जाता है, इसी बात को इज्मा और कयास कहा जाता है, इसी बात को कुरान और सुन्नत कहा जाता है कि आप जमाने के मुताबिक बदलते हुए हालात को सामने रखकर वो बेहतर फैसला करें जो मुल्क और कौम के मफाद में है, 4-8 वकीलों के लिखे हुए कागज में दफन होकर ना रह जाए। अगर आजादी की बात करते हैं आप, तो इससे ज्यादा आजादी कायनात में मुमकिन ही नहीं है कि आप कुरान और सुन्नत को सुप्रीम लॉ बनाकर इज्तिहाद के जरिए मुल्क के मसाइल हल करें। आपको 10, 15, 20, 50, 100 सफ़े का लिखा हुआ एक कागज जो मस हो चुका है बुरी तरह, और उसकी मिसालें देते हैं वहां। आइन जो कुछ चीजें इज्यूम करता है, पाकिस्तान का जो आइन लिखा भी गया था वो कुछ चीजें इज्यूम करता है और फिर उसके बाद रियासत के इदारों के दायरा कार को तय करता है। लिहाजा ये कहा, इसलिए बार बार बहस आप सुनते हैं कि इदारों को अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक इजम्पशन पर बेस करता है। और इजम्पशन ये है कि रियासत के इदारों को चलाने वाले लोग मुहिब्बे वतन हैं, 62 और 63 को पूरा करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान से खयानत नहीं करेंगे, पाकिस्तान का मफाद सबसे ज्यादा उसको तरजीह देंगे और मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। ये इजम्पशन है और इसके बाद आगे आइन चलता है। अगर ये इजम्पशन ही गलत हो जाए, अगर मुल्क का सिपहसालार बाजवा जैसा निकला है, मुल्क के हुक्मरान जरदारी, नवाज, शहबाज, इमरान, नवाज शरीफ जैसे, अल्ताफ हुसैन जैसे निकल आए, मुल्क के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसे निकल आए, अब इसके बाद पूरी रियासत के इदारे और आपस में उनका दायरा कार मुनहदिम होने लगता है। अब यहां पर आइन के पास इसका जवाब ही नहीं है। अब क्या करें? अगर सिपहसालार बिक जाए तो क्या करें? चीफ जस्टिस बिक जाए तो क्या करें? मुल्क का वजीर आजम बिक जाए, पार्लियामान बिक जाए तो हम क्या करें? वो पार्लियामान जो सिर्फ करोड़ों रुपए लेके अपने वोट तब्दील कर देती है, आपके ख्याल में गैर मुल्की ताकतें इनको पैसे देके पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करवा सकती? जाहिर है कि करवा रही है, यही तो हो रहा है। तो इसमें आइन क्या कहता है? इसीलिए फिर यहां पर आप क्या करते हैं कि आइन को तब्दील करना शुरू करते हैं। इसीलिए इन चोरों और डाकुओं ने एक फेडरल आइन को 18वीं तरमीम के जरिए एक कन्फेडरेशन बना दिया पाकिस्तान को, रियासत के सूबों को इतना मजबूत कर दिया कि मरकज कमजोर हो गया। और ये तरीका था आहिस्ता आहिस्ता इतना कमजोर कर दो मरकज के पाकिस्तान बिखर जाए, जिसके लिए अब ये लेकर आए पाकिस्तान को इस किनारे तक। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, इनका हल हमारे आइन में मौजूद ही नहीं है। अब क्या करें? लिहाजा ये बकवास खत्म ही हो गई, बहस ही खत्म हो गई कि तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करें। जब दायरा आइन ही खत्म हो गया, दायरा इख्तियार ही डिफाइन नहीं हुआ, अब यहाँ हर कोई अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर रियासत की बुनियादें तबाह कर रहा है। इफ्तिखार चौधरी, आपको याद है किस तरह पूरा मुल्क सुमोटो के जरिए चला रहा था,
शराब की बोतल से लेकर अस्पताल, दुनिया का कौन सा काम है? पूरी 50 गाड़ियां टीवी की 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े 24 घंटे सिर्फ इफ्तिखार चौधरी दिखाया जाता था टीवी के ऊपर, क्योंकि वो एक शख्स ताकत के नशे में इतना पागल हो गया था कि उसने पाक फौज के ऊपर भी मुकदमे करवाए, सिपासलार पे भी करवाए, डीजीआई पे भी करवाए, पूरी रियासत को उसने यरगमाल बनाया हुआ था, एक रोग चीफ जस्टिस। अब या चीफ जस्टिस रोग हो या इनकॉम्पिटेंट हो या कॉम्प्रोमाइज्ड हो या खामोश हो या बुज़दिल हो, नतीजा एक ही निकलेगा। यही हाल सिपासलार का है। जनरल बाजवा जैसा सिपासलार हो, फैज जैसा डीजीआई हो, ये आइन में और फौज की कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जवाब आप कैसे निकालेंगे कि अगर ये दो ओहदे कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर पाकिस्तान का आइन और रियासत क्या करे? अगर मुल्क का वजीर आजम जरदारी जैसा सदर और वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज और इमरान जैसा हो कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा कोऑर्डिनेटर्स हैं, बिल गेट्स के कहने पर पूरी कौम को हलाक करवा दें, कश्मीर फरोख्त कर दें, अफगानिस्तान बेच दें, स्टेट बैंक बेच दें, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करवा दें और गैर मुल्की एजेंडे पर काम करें, बिल गेट्स को मेडल पहनाए कि तुम्हारे हुक्म पर हमने पूरी कौम हलाक कर दी। अब ऐसे लोगों को, और जो उनमें से कोई भी 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता, आइन को तो आपने वहीं वायलेट कर दिया, इलेक्शन को तो आपने वहीं वायलेट कर दिया जब आपने 62 और 63 को परे कर दिया है। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के एक हिस्से पर अमल करें, दूसरे हिस्से पर अमल ना करें, इसलिए कि कुछ हिस्से आपको सूट करते हैं और कुछ सूट नहीं करते। तो उसके बाद ये बकवास कि जी मुल्क हर कोई आईनी दायरे में रहे, ये सिर्फ खुराफात पर मबनी है। फिर ये जो आए इस वक्त, इन्होंने आके ऐसी कानून साजी की कि अपने तमाम चोरों, डाकुओं, मुकदमात सब माफ करवा दिए। ये सारी कानून साजी जो की गई है, ये पाकिस्तान के आइन और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। लेकिन इस पर एक्शन किसको लेना था? सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो कहे कि कानून साजी जो है ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, और आप इस कानून साजी के, अगर आप सुप्रीम कोर्ट वाकई एक इदारे की हैसियत से काम करे तो इस कानून साजी को भी कैंसिल करेगी और ये सारे मुकदमात वापस आएंगे और ये सारे जेलों में जाएंगे। इमरान समेत, जरदारी समेत, नवाज समेत, शहबाज समेत, हमजा समेत, मरियम समेत। बचेगा कौन? कोई भी नहीं बचेगा, सारे जेलों में होंगे। अगर आप वाकई अदल और इंसाफ और आइन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त जेल में होगी और बाजवा और फैज भी जेल में होगी, और पूरी वो टीम भी जेल में होगी जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को जहरीले टीके लगाए और पूरी कश्मीर बेचा और वो साजिशें की। इमरान ने लिखा है खत सदर को कि जी बाजवा के फ़ोन टेप करने वाले मामला पे तहकीकात कराई जाए। बात फ़ोन टेप करने पे नहीं रुकेगी, बहुत सारे मामला हैं जिन पर तहकीकात होने की ज़रूरत है और पता लगेगा कि यहाँ पर हर कोई एक से एक बढ़कर गद्दार था। यही तो रियासत आज इस हाल में पहुँच गई है कि पूरी दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत अब कायम नहीं रह सकेगा। पलीत और कमीने मशवरे दे रहे हैं कि रियासत को तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो ताकि हम उसे मैनेज कर सकें अच्छी तरह। लिहाजा अब क्या करें? बात अब यही है कि पाकिस्तान की रियासत अब ऐसी जगह पर आ चुकी है कि मजीद इंतखाबात करवाना किसी मसले का हल है ही नहीं। इमरान पागल हुआ हुआ है, उसकी टीम, ज़ाहिर है उनको इक़्तिदार अपना नजर आ रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि साहब इस दफ़ा 3/4 मिल जाएगी उनको, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि तुम्हारे इंतखाबात तो हम 2007 से करवा रहे हैं। 2007 में भी हुए, 13 में भी हुए, 18 में भी हुए। तमाम सियासी जमातें टेस्ट हो चुकी हैं, तमाम सियासी लीडर चोर और डाकू हैं, सब पे मुकदमात बने हुए हैं, सब के सब ने ऐसी कानून साजी की है कि जो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन से मुतसादिफ है, कुरान और सुन्नत से मुतसादिफ है। ये सब जेलों में होंगे अगर पाकिस्तान का आइन सही मानों में नाफिज कर दिया जाए। अब चूंकि आइन की शक्ल ही बिगड़ चुकी है, जैसे कहा आइन मुर्दा हो चुका है, आइन इज अ डेड डॉक्यूमेंट नाउ। कुछ वकीलों का लिखा हुआ कागज था, अब मुल्क को एक नए आइन की जरूरत है। अब वो चाहे तो आइन आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाए, या इंग्लिस्तान की तरह जो आपका बाप दादा है, आपका खुदा है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके निज़ाम को आपने इस मुल्क में नाफिज किया हुआ है, आप ये कहें कि हम अपने ट्रेडिशंस को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वक्त की जरूरियात के मुताबिक खुद फैसले करेंगे। ये है असल आज़ादी। हम इज्तिहाद करेंगे कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए। ये पाकिस्तान के आइन की असल रूह है। मगर इसके लिए आपको कोई जरूरतमंद इदारा चाहिए जो इस काम को करे। मुल्क में 2 ताकतवर इदारे हैं। जाहिर है पार्लियामान तो कॉम्प्रोमाइज हो गई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज है। इससे ये तवक्को करना कि ये ऐसी कानून साजी करेंगे कि जिनसे मुल्क में एहतसाब हो, निज़ाम शफाफ हो, निज़ाम की तब्दीली की जाए और उसके बाद इलेक्शंस हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब सिर्फ 2 ऑप्शंस आपके पास है, तीसरा भी है लेकिन उस पर आखिर में आएंगे। एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहैसियत एक इदारे की।
क्योंकि रियासत के इदारे हैं ना, आप कहते हैं हर इदारा अपने दायरे में रहकर काम करे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनी तौर पर मुल्क में अगर अनार्की और फसाद और आपने लॉलेसनेस और बिल्कुल अनार्की से बचना है, तो फिर आपको ये सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे। वो सारी कानून साजी जो इस पार्लियामान ने की हुई है कि अपने नैब के मुकदमात खत्म करवाए, सब कुछ किए, ये सारा प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आपको मालूम है कि एक डाकू का, एक चोर का जमानती है और टेक्निकली इसको जेल में होना चाहिए, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बना हुआ। इस वक्त जितने मुकदमात इन पर बने हुए हैं वो सारे के सारे ओपन एंड शट केसेस थे, उदयबिया पेपर मिल केस हो या दूसरा OTT केस हो, ये के मतलब दे स्टैंड नो चांस। दुनिया के किसी भी जुडिशियल सिस्टम में ये अब तक 20-20, 50-50 साल के लिए जेलों में जा चुके होते, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट काम ही नहीं कर रही। अब जजेस कॉम्प्रोमाइज हैं, कमजोर हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था भुट्टो को फांसी देने की बात की, जजों को भी कोई जज इतना मर्द मुजाहिद नहीं होता कि खड़ा हो जाए, हम भी फैसले कर देते हैं। भुट्टो की फांसी वैसे बनती तो थी, 1000 दफा बनती थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने जजों का जो कैरेक्टर बताया बिल्कुल ठीक बताया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह चलती है जैसे आजकल चल रही है, पूरे मुल्क में यही अनार्की है, मजाक बन गया है कि ये जज PTI का है, ये जज PMLN का है, ये जज पीपल्स पार्टी का है। तमाम रियासत का अदालती सुतून मुनहदिम हो चुका है, सियासी सुतून पहले मुनहदिम हो चुका था। वो एक भारतीय कमबख्त ने कहा था, वो हम पर ज्यादा गहरी निगाह रखते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ एक सतून पर पाकिस्तान खड़ा है, वो पाक फौज है, उसमें भी दरारें पड़नी शुरू हो गई। और जाहिर है कौम और फौज के दरमियान जो इख्तलाफात पीपल्स पार्टी ने इमरान ने पैदा किए और बाकी सब जमातें तो वैसे ही पहले से पाक फौज के खिलाफ थी। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे सामने? अब पाक फौज हमेशा जब भी इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में तो उसके दो तरीके होते हैं। एक सॉफ्ट इंटरवेंशन होती है। सॉफ्ट इंटरवेंशन का मतलब है कि खुद पसे पर्दा रहते हैं, बेशक निज़ाम को चलाएं, हेल्प करें, पुश करें। जैसे इमरान के मामले में क्या, वो इवन सॉफ्ट इंटरवेंशन में भी बहुत ज़रा एग्रेसिव इंटरवेंशन थी। इमरान को गोद में बिठा के पॉलिटिकल पार्टी को, डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टीज को मैनेज कर रहे हैं। उसके अंदर जाहिर है बाजवा और फैज की अपनी करप्शन भी थी, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अपने एम्बिशंस थे। मगर फौज जब भी पॉलिटिशियंस को आगे लेकर आती है तो एक सॉफ्ट इंटरवेंशन होती है कि उनको हेल्प करती है हुकूमत चलाने में। उस पर फिर इनको एतराज होता है ऑपोजिशन पार्टीज को, जाहिर है क्योंकि हुकूमत की हेल्प कर रही होती है तो ऑपोजिशन को एतराज होता है कि फौज जो है वो क्यों दखल दे रही है सियासत में। और दूसरा, फौज इंटरवेंशन करती है कि जब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो फौज आती है, हार्ड इंटरवेंशन करती है, वो टेक ओवर कर लेती है, इसको मार्शल लॉ कहते हैं। और फिर जब आती है तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने में उसको 8-10 साल लग जाते हैं और 8-10 साल के बाद वो फिर जमहूरियत की तरफ वापस सिस्टम को लेके जाते हैं। और इसी 8-10 साल के प्रोसेस में अब तकरीबन तीनों आप देखेंगे कि अयूब का मार्शल लॉ भी 10 साल का था, जनजिया का भी 10 साल का था, मुशर्रफ का भी तकरीबन 8-9 साल का था। और इसके दरमियान में सब जनरल्स ने, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कोशिश यही की कि पाकिस्तान में किसी हद तक पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करें। अयूब खान ने भुट्टो को डेवलप किया, भुट्टो ने, उसके बाद जनजिया ने नवाज शरीफ को उठाया। इस वक्त किसी को मालूम तो नहीं होता कि आगे जाके ये क्या करेगा, आगे जाके किस किस्म की गद्दारी करेगा, किस किस्म के धोखे देगा। जाहिर है आपको जो मुल्क में माल अवेलेबल है उसी को इस्तेमाल करना है। आपने इंपोर्ट करके बाहर से कोई पॉलिटिशियन तो नहीं ला सकते। जो मुल्क के अंदर पॉपुलर आदमी है उसी को सपोर्ट करती है फौज, चलो तुम संभालो। तो अब इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले जो सारा शोर मचा रहे हैं, फौज को गालियां दे रहे हैं, वो उन गुनाहों पर दे रहे हैं कि जो बाजवा और फैज ने इमरान के साथ मिलकर किए। ये सारे गुनाह जनरल एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।